वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में। हम सब जानते हैं कि आज भी मार्केट में निगेटिविटी थी, कल भी मार्केट में निगेटिविटी थी एंड पॉसिबली कल भी मार्केट में निगेटिविटी ही रहने वाली है। तो ये जो कंटिन्यू निगेटिविटी मार्केट में हमें देखने को मिल रही है, इसके पीछे जो है 5 मेन रीजंस देखने को मिल रहे हैं और ये 5 रीज़न के चलते आज भी मार्केट में निगेटिविटी थी और आने वाले समय में भी मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक बड़ी निगेटिविटी हमें आने वाले समय में मार्केट में देखने को मिले। आगे हम उस चीज़ पर भी डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले ये 5 रीजंस देखने से पहले हम देख लेते हैं आज के हमारे इंडियन मार्केट की पोजीशन कैसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो निफ्टी है, ये निफ्टी 0.37% की गिरावट में यानी 93 पॉइंट्स की गिरावट में हमें देखने को मिला है। अगर हम वही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी हमें 0.41% यानी 230 पॉइंट्स की गिरावट में देखने को मिल रहा है। और सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में भी करीबन 0.26% यानी 212 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे 0.25% से ज़्यादा की गिरावट हमें डेफिनेटली देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ख़ास गिरावट नहीं है। फ़र्क तब पड़ता है जब ये गिरावट सस्टेनेबल हमें देखने को मिलती है। जैसे हम अगर लास्ट 5 दिन का डाटा देखें तो यहाँ पे हमें सेंसेक्स मोर देन 1% की गिरावट में देखने को मिल रहा है, जबकि वहीं पे हम अगर यही चीज़ बैंक निफ्टी की देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें करीबन 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और निफ्टी में भी हमें करीबन 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें मोर देन 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब हमने 5 दिन का डाटा इसीलिए देखा कि हमें फ्राइडे से मार्केट जो है कंसिस्टेंसी से निगेटिव देखने को मिल रहा है। फ्राइडे भी, मंडे भी एंड आज ट्यूसडे है, आज भी निगेटिविटी में देखने को मिला है। आने वाले समय में भी निगेटिविटी में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम देखते हैं इस कंसिस्टेंसी से निगेटिविटी के पीछे के 5 मेन रीजंस कौन से हैं। जो सबसे पहला रीज़न हमें देखने को मिला है इस नेगेटिविटी के पीछे वो है मिडल ईस्ट टेंशन एस्केलेट। जो मिडल ईस्ट में जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है उसमें हमें एस्केलेशन देखने को मिल रहा है कि वापस से न्यूक्लियर वॉर अगर होती है, न्यूक्लियर वेपन अगर यूज़ किया जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है हम एक बड़े तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएंगे। इस तरह का एक माहौल बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। उसमें यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, इनका भी अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ये बहुत डेंजरस प्लेस है। जो अभी मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है उस वजह से उन्होंने भी अपनी विज़िट कैंसिल की है। साथ साथ जो हमारे पीएम हैं इनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है कि ईरान में जितने भी इंडियंस हैं वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। तो ये एक तरह का वार्निंग साइन है कि वहाँ पे हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया जाए। तो इस वजह से हम बोल सकते कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी होने की वजह से इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते कि मार्केट एक अच्छा डीप करे, उससे पहले हम प्रॉफिट बनाकर निकल लें। और जब भी एक लोअर पोजीशन में उनको लगे कि एंटर करना है अब मार्केट में, तब वो कर सकते हैं। तो ये एक सबसे मेन रीज़न रहा है कंसिस्टेंसी से हम बोल सकते हैं मार्केट के डाउन जाने का, क्योंकि ये जो हमारे पीएम ने भी एक वार्निंग दे दी है कि ईरान से जितने भी इंडियन से वो वापस आ जाए, क्योंकि बाद में उनको वहाँ से निकालना मुश्किल होगा अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो जाता है तो। अब इस लिस्ट में हम सेकंड अगर बात करें कि जो जिस वजह से मार्केट में बहुत निगेटिविटी देखने को मिल सकती है और है वो है फ्रेश ट्रेड ट्रैफिक अनसर्टेनिटी। हम जानते हैं जो टैरिफ है, फ्रेश ट्रेड टैरिफ, तो जो टैरिफ है इसमें कोई भी सर्टेनिटी देखने को नहीं मिल रही है। जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका बोलना है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो लेटर भेजेगा 2 वीक्स के अंदर अंदर और न्यू टर्म्स ट्रेड के डील किए जाएंगे। और उस वजह से अभी भी हम कुछ भी नहीं बोल सकते। बहुत सारी चीज़ें एम्बैरसिंगली रिजेक्ट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें वेलकम भी की जा रही है, लेकिन एक टेरिफ की अनसर्टेनिटी अभी तक है। तो टेरिफ को लेकर कोई भी कंफर्मेशन कहीं से भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो एग्रीमेंट है बिटवीन यूएस और चाइना के, जो हमने देखा था बीच में हुआ था एक एग्रीमेंट,
वो एग्रीमेंट भी इस वीक में लैक ऑफ डिटेल और ट्रम्प के टेरिफ वार्निंग्स के कंट्रीब्यूशन के वजह से रिस्क मोड पर है ग्लोबल मार्केट में। ऐसा हम एक बोल सकते कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो सकता है और इस वजह से भी मार्केट में निगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि एक लेटर भेजा जाएगा ट्रेड पार्टनर्स को आने वाले 1 से 2 वीक में, और एक यूनिवर्सल टैरिफ का वो एक ऐलान करेंगे या एक यूनिवर्सल टैरिफ को लेकर वो एक प्लानिंग बनाएंगे। तो मार्केट को इस चीज़ की बेसब्री से इंतज़ार है कि क्लियरिटी कब आएगी ये सब चीज़ों पे, कब फोकस होगा कि हाँ चलो पर्टिकुलर % का टैरिफ अब पूरी दुनिया पे लगा है या पर्टिकुलर टैरिफ हमें पर्टिकुलर कंट्रीज़ पे देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से भी, ये टैरिफ क्राइसिस की वजह से भी हम बोल सकते हैं कि मार्केट में एक सर्टेनिटी देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा जो थर्ड रीज़न हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है ग्लोबल मार्केट में रिस्क है सेंटिमेंट्स का, यानी वर्ल्ड की जो इक्विटी है वो पूरी ही डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रही है। सभी प्रेशर में देखने को मिल रहा है, सिर्फ ऐसे नहीं है कि इंडियन मार्केट ही प्रेशर में देखने को मिल रहा है। और उस वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडियन मार्केट जो है प्रेशर में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मिक्स है जो रिस्क है वो, जैसे यूएस का इन्फ्लेशन डाटा अगर हम देखेंगे या टैरिफ का कंसर्न देखेंगे या जियोग्राफिकल टेंशन देखेंगे, तो सभी चीज़ें एक साथ मिस होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ग्लोबल मार्केट में ही पूरा स्लिप देखने को मिल रहा है और उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं एक तरह से हमें इंडियन मार्केट पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल्स जो है, ये क्रूड ऑयल की वोलेटिलिटी भी हमें एक तरह से टेंशन में डाल रही है। अब ऑयल प्राइसेस जो है ये एस्केलेट हो रहे हैं, कभी कम होते, कभी ज़्यादा होते, कभी स्पाइक हो जाते हैं, और जिस वजह से मार्केट में जो है प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जियोपॉलिटिकल रिस्क अगर सर पर है, जैसे कि हम जानते हैं, तो उस वजह से ऑब्वियस है कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस जो है ये फ्लक्चुएट होंगे। अब यूएस जो है ये ईरान के साथ में बात करेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे हम एक चीज़ को सर्टेनिटी में ले सकते कि हो सकता है वॉर को कहीं ना कहीं स्टॉप किया जाए, क्योंकि ये बार बार एस्केलेट होता हुआ वॉर भी क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 2 महीने की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिल रहा था क्रूड ऑयल, जहाँ पे वो फिर से $69.28 पर बैरल का देखने को मिल रहा था, वो भी 4% से जंप कर गया था। और इसके चलते हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली आने वाले समय में क्रूड ऑयल की वजह से भी मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक्स पे उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिफ्थ एंड लास्ट रीज़न जो है ये वीकली निफ्टी की एक्सपायरी। अब हम जानते हैं कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जो आती है, निफ्टी 50 की फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक होते हैं, तो ऐसे में भी हम बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन की वजह से भी मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि जब इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट या जो भी हाथ लग रहा है उसको बेच के निकल जाते हैं मार्केट से। और फ्लैट नोट पे हम बोल सकते हैं कि मार्केट एक हमें एक्सपायरी के आसपास हमें फ्लैट नोट पे देखने को मिलता है, और उसी तरह का एक मार्केट में निगेटिविटी थी 0.25% की ही थी, बट ये निगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो अनचेंज रहता है। प्राइस जो है वो हम बोल सकते कि बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं होता। थर्ड स्ट्रेट नैरो रेंज और स्मॉल बॉडी कैंडल्स जो है ये हमें डेली चार्ट्स में देखने को मिलती है, जो कि हमें आज भी देखने को मिली, और इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि हमें मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिली है। सो ये जो मेन 5 रीजंस रहे हैं, इनकी वजह से मार्केट में आज भी निगेटिविटी है और आने वाले समय में भी निगेटिविटी देखने को मिल सकती है। अगर जो मिडल ईस्ट का टेंशन है वो रिलीज़ नहीं हुआ, वहाँ पे वॉर की सिचुएशन बनी, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आने वाले समय में जो है वॉर के वजह से, जैसे कि हमने बीच में देखा था इंडिया एंड पाक के जो थोड़ा सा वॉर का टेंशन बना था, तो बहुत सारी निगेटिविटी मार्केट में हमें देखने को मिली थी। तो ये मिडल ईस्ट में बनता है तो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस वजह से एक बड़ी निगेटिविटी हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
This video is only for the education purpose. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.